The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. क्वांटम केमिस्ट्री के इस कोर्स के अंदर अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। स्टार्ट हम लोगों ने किया था बेसिक ऑपरेटर अलजेब्रा से, जिसके अंदर आप लोगों ने हर्मिटिसिटी की बात की, कोमोटेटर की बात की, प्रोबेबिलिटी की बात की, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की बात की, और उसके बाद आप लोगों ने पढ़े पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। और पोस्टुलेट के अंदर आपके पास 4 मॉडल्स गिवन थे, जिनकी हेल्प से आप लोग किसी भी मोशन में कोरस्पोंडिंग बनने वाले एनर्जी लेवल्स के वेव फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो। आपको जरूरत पड़ती है श्रोडिंगर इक्वेशन की, और आपको इन मॉडल्स को स्टडी कर उन वेव फंक्शन को कैलकुलेट करना होता है। अभी तक की क्लासेस के अंदर हम लोग पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल के लिए अपने वेव फंक्शन को निकाल चुके हैं, चाहे आपका बॉक्स 1D का हो, 2D का हो या फिर 3D का हो। और 3D बॉक्स से या फिर पार्टिकल इन बॉक्स के अंदर से पूरे कंसेप्ट से जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयरली, चाहे वो CSIR नेट के हो, गेट के हो या फिर IIT जैम के हो, उन क्वेश्चंस को भी आप लोग अटेम्प्ट कर चुके हो। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने एक नए मॉडल को। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे आप लोग हाइड्रोजन एटम के अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मोशंस होते हैं उनके कोरस्पोंडिंग कैसे आप लोग अपने वेव फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आपके इलेक्ट्रॉन्स 1s ऑर्बिटल के अंदर होंगे, 2s के अंदर होंगे, 2p के अंदर होंगे, तो इन हर एक ऑर्बिटल के कोरस्पोंडिंग आप कैसे अपने वेव फंक्शन को डिटरमाइन करते हो। आज इस क्लास के अंदर हम लोग उसी सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is a lecture number 24 of quantum chemistry. बहुत सारे लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने RJ Academy के ऊपर अभी तक क्वांटम केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, then it means कि आप लोगों ने अभी तक क्वांटम केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। तो क्वांटम केमिस्ट्री अगर आप लोग पढ़ रहे हो, पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हो, सीधा पहुंच गए हो 24 लेक्चर के अंदर, तो प्लीज़ पहले प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आप लोग क्या करते हो, कैसे करते हो। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया है पूरी क्वांटम केमिस्ट्री को, आपको सब कुछ समझ में आएगा। सबसे अच्छी यूनिट अगर केमिस्ट्री कोई है तो वो है क्वांटम केमिस्ट्री। बहुत कंसेप्चुअल यूनिट है, सब कुछ आपको यहां पर समझ कर चलना होता है। लास्ट क्लास के अंदर पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल के कोरस्पोंडिंग हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं, जितने भी आपके पास आए थे प्रीवियस ईयर के अंदर, चाहे वो CSIR नेट के क्वेश्चंस हो, गेट के हो या फिर आपके IIT जैम के हो। आज हम लोग शुरू करेंगे अपने एक नए मॉडल को, जो कि आपके पास क्या है, हाइड्रोजनिक एटम है। हाइड्रोजनिक एटम से मेरा मतलब है वो सभी एटम जिनके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो आपका हाइड्रोजन का एटम हो, हीलियम प्लस का एटम हो, या फिर आपका लिथियम 2+ का एटम हो, या फिर आपके पास आगे भी कोई भी ऐसे न्यूक्लियस हो सकता है जिसके अंदर पास क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो। तो उन सभी एटम के लिए आप लोग क्या यूज करते हो, हाइड्रोजनिक एटम को यूज करते हो। अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन जो आपके पास है वो आपके पास ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर भी जा सकता है, यानी कि वो 1s ऑर्बिटल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, 2s के अंदर भी हो सकता है, 2p के अंदर भी हो सकता है, 3s के अंदर भी हो सकता है, 3p के अंदर भी हो सकता है। तो हर एक ऑर्बिटल की शेप क्या होती है उसके ऊपर आपके सिलेबस के अंदर काफी ज्यादा अलग से मेंशन किया हुआ है, अलग से उसके ऊपर फोकस किया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए हर एक ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है। सिर्फ इतना नहीं पता होना चाहिए कि आपका जो s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल होता है, जो p ऑर्बिटल है वो डंबल शेप का होता है, d ऑर्बिटल जो होता है डबल डंबल शेप का होता है। तो आखिर ये डबल डंबल शेप का क्यों होता है, d ऑर्बिटल डंबल शेप का p ऑर्बिटल क्यों होता है, इनके वेव फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वो सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सबसे इजी क्वेश्चंस अगर किसी मॉडल से आते हैं, या फिर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर किसी मॉडल से आते हैं, तो वो आपका कौन सा होता है, हाइड्रोजनिक एटम होता है। काफी सरप्राइज होता है मुझे, क्योंकि बहुत जगह हाइड्रोजन एटम को नहीं पढ़ाया जाता, कहते हैं कि बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल है, इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाते, लेकिन बहुत आसान है। इसके क्वेश्चन आप लोग विदिन 30 सेकंड्स कर पाओगे। सारे के सारे क्वेश्चन जब मैं आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप उस टाइम पे कहोगे कि काफी ज्यादा इजी है। बस आप लोग एक बार इस मॉडल के बेसिक को समझ जाओ कि आखिर क्या आप लोग करते हो इस मॉडल के अंदर और कैसे कैसे आप उन चीजों को करने वाले हो। तो बेसिकली जब हम लोग हाइड्रोजन एटम में कोरस्पोंडिंग अपने वेव फंक्शन को निकालेंगे, चाहे वो 1s ऑर्बिटल का हो, चाहे वो 2s का हो, चाहे वो 2p का हो या फिर 3s का हो, उन सभी वेव फंक्शन को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 पार्ट के अंदर। पहला पार्ट होता है रेडियल फंक्शन, दूसरा होता है एंगुलर वाला पार्ट, राइट। तो रेडियल फंक्शन को पढ़ते हैं अलग से, एंगुलर वाले को पढ़ते हैं अलग से, लेकिन पहले बात करते हैं कि आखिर आप इस रेडियल तक और इस एंगुलर तक पहुंचे कैसे हो, कैसे आप लोग अपने फंक्शन को डिवाइड कर सकते हो रेडियल और एंगुलर पार्ट के अंदर। कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं सीरीज के अंदर जिसका आपको एज सच डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन वो लेक्चर
लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको कंसेप्ट को समझाने के लिए। ये लेक्चर उनमें से ही एक है। अगर आप लोगों ने हाइड्रोजन एटम का इस लेक्चर को कंप्लीटली फॉलो किया तो आपको ये पता चलेगा कि आपके पास फंक्शन जो निकल कर आ रहा है 1s ऑर्बिटल का, वो कहां से निकल कर आ रहा है। उस फंक्शन का आप लोग यूज कर चुके हो। 1s ऑर्बिटल के लिए आप लोग सारी की सारी एवरेज वैल्यूज को पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो इस कोर्स के अंदर, चाहे वो आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ आर हो, एवरेज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर हो, एवरेज वैल्यू ऑफ पी आर हो, एवरेज वैल्यू ऑफ पी आर स्क्वायर हो, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो, एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो, या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी हो। वेरियल थ्योरम को भी आप लोगों ने वहां पढ़ा, तो हाइड्रोजन एटम के कोरस्पोंडिंग आप लोग इन चीजों को पढ़ चुके हो, लेकिन उनको पढ़ने के लिए आपने डायरेक्टली यूज किया था साई 1s ऑर्बिटल को। अब वो साई 1s ऑर्बिटल आपके पास आया कहां से, उन सब चीजों के बारे में डिटेल के अंदर बात करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर आप लोग क्या पढ़ते हो, टू स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इन सिंगली इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड स्पीसीज। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही नहीं है, हीलियम प्लस के लिए भी वैलिड होता है, लिथियम 2+ के लिए भी वैलिड होता है। जितनी भी आपके पास सिंगली ऑक्यूपाइड स्पीसीज होती है उन सभी के लिए आप लोग इस मॉडल का अप्लाई कर सकते हो। आपको पता है कि जो आपकी जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन है, जिसका यूज तो आपको करना ही पड़ेगा, यहीं से आप लोग क्या निकालते हो, अपने वेव फंक्शन को निकालते हो। तो जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन आपके पास क्या होती है, लाप्लासियन का ऑपरेटर के स्क्वायर इनटू में साई प्लस 2m अपॉन में h कट का स्क्वायर इनटू में e माइनस v इनटू में साई। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो चैनल के ऊपर तो ये आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे निकली है, इसका डेरिवेशन भी मैं आपको करा चुका हूं लास्ट लेक्चर्स के अंदर, तो ये चीजें आपको पता चल गई होंगी। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम जो आपके पास लाप्लासियन ऑपरेटर होता है वो आपके पास कुछ इतना लंबा चौड़ा होता है। मैं आपके सामने यहां पर इसको बोल देता हूं, 1 अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में डेल अपॉन में डेल आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू में डेल अपॉन में डेल आर प्लस 1 अपॉन में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी डेल अपॉन में डेल थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू में डेल अपॉन में डेल थीटा प्लस 1 अपॉन में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल फाई का स्क्वायर। तो यहां पर आपके पास थीटा एक वेरिएबल होता है, फाई एक वेरिएबल होता है और आर आपके पास यहां पर एक वेरिएबल होता है। तो आपके जो लाप्लासियन ऑपरेटर और हाइड्रोजन एटम का, इसे मैं आपको पहले करवा चुका हूं, ये ऑपरेटर के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसका मैं यहां पर डायरेक्टली यूज करूंगा। अब इस ऑपरेटर के अंदर आपके पास क्या है, 3 टाइप के वेरिएबल्स हैं, आर भी है, थीटा भी है और आपके पास क्या है, फाई भी है। अगर आपके ऑपरेटर के पास 3 वेरिएबल हैं तो ऑब्वियसली आपके फंक्शन के पास भी 3 वेरिएबल ही होने चाहिए। आपको इस ऑपरेटर को अपने फंक्शन के ऊपर क्या करना है, अप्लाई करना है। अगर यहां पर 3 वेरिएबल हैं, आपके ऑपरेटर के पास 3 वेरिएबल हैं, तो आपके फंक्शन के पास भी 3 वेरिएबल्स ही होंगे, आर भी होगा, थीटा भी होगा और फाई भी होगा। उसके बाद आपको पता है कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम के लिए आपके पास क्या होती है, -e² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये सारी चीजें हम लोग पहले की क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं, अब ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। लाप्लासियन ऑपरेटर के स्क्वायर की वैल्यू को यहां पर पुट करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को यहां पर पुट करने वाले हैं। जैसे ही आप लोग इनकी वैल्यू को यहां पर पुट करोगे आपकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की बन जाएगी। दोबारा से इसको नहीं बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू को यहां पर पुट किया हुआ है और यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को पुट किया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू के अंदर यहां पर नेगेटिव साइन था, तो वो नेगेटिव साइन को क्या बना देगा, यहां पर पॉजिटिव साइन के साथ ले आएगा। आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन कुछ इस टाइप की बन जाएगी। अभी मैंने आपको बोला है कि एज आवर ऑपरेटर इज कंटेनिंग r theta phi variable so our function may be written as psi r theta phi। psi के बाद आपके पास क्या होगा, r भी होगा, थीटा भी होगा और phi भी होगा। आर्टिकल इन बॉक्स मॉडल को पढ़ते हुए आप लोग यूज करते हो सिंपली अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को, लेकिन जब आप लोग पढ़ते हो हाइड्रोजन एटम को या फिर रोटेशनल मोशन को, उस केस के अंदर आप लोग क्या यूज करते हो, अपने पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करोगे, r का यूज करते हो, थीटा का यूज करते हो और phi का यूज करते हो। हाइड्रोजन एटम को आपने पढ़ लिया तो रोटेशन मोशन आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। वाइब्रेशन मोशन के कोरस्पोंडिंग जो आपको पढ़ना है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक हर्माइट पॉलिनोमियल है, उसको याद करना है, आपका वो मॉडल भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपके 3 मॉडल कंप्लीट होंगे फिर हम लोग पढ़ेंगे टनलिंग, और टनलिंग के खत्म होते ही आपकी जो यूनिट 1 है क्वांटम केमिस्ट्री की, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 लेक्चर के अंदर आपकी क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट 1 कंप्लीट होने वाली है। इतने अच्छे से हमने उससे पढ़ा है कि जितने भी आपके पास क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोग आराम से कर पाओगे। वैसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूं, बाकी जैसे ही आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होगी उसके कोरस्पोंडिंग आपके पास PYQ सीरीज आ जाएगी, जहां पर आप लोग करोगे मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्वांटम केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 के। तो कुछ भी नहीं किया उसके बाद मैंने यहां पर इस इक्वेशन के अंदर जो आपके पास यहां पर इक्वेशन निकल कर आई थी, इस इक्वेशन के अंदर आप लोग यूज कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ साई का, तो मैंने इस साई को रिप्लेस कर दिया है साई ऑफ r थीटा एंड फाई के अंदर, क्योंकि आपके पास यहां पर जो ऑपरेटर है उसके अंदर 3 वेरिएबल है, तो आपके पास साई के पास भी क्या होने वाले हैं, 3 वेरिएबल होने वाले हैं। तो यहां पर मैंने इसको क्या कर दिया, साई की जगह मैंने क्या लिख दिया, साई ऑफ r थीटा एंड फाई कर दिया। इस इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। और ऐसी ही एक इक्वेशन आपके पास आई थी जब हमने क्या पढ़ा था, पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल पढ़ा था। वहां पर जब हमने पढ़ा था पार्टिकल इन 3D बॉक्स, वहां पर भी आपके पास क्या थे, 3 वेरिएबल थे, x था,
y था और z था। वहां पर जो आपके पास लाप्लासियन ऑपरेटर था, आपके पास क्या था, सिंपल सा ऑपरेटर था बिल्कुल, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड स्क्वायर। तो यहां पर आप लोग देखोगे इसको आप लोग मल्टीप्लाई करते थे, किसके साथ, फंक्शन के साथ इसको मल्टीप्लाई करते थे, तो आप लोग यहां पर अपने अलग अलग वेरिएबल को आराम से सेपरेट कर पाते थे। लेकिन यहां पर जो आपके पास लाप्लासियन ऑपरेटर है, इसके अंदर r भी साथ में है, थीटा भी साथ में है, यहां पर भी थीटा है, यहां पर फाई है, तो इस केस के अंदर वेरिएबल सेपरेट तो आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन वेरिएबल सेपरेट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर आपको यहां पर वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने यहां पर इसको इक्वेशन को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने लिखा हुआ है द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन इज पॉसिबल बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक। जैसा कि हमने किसमें पढ़ा था, पार्टिकल इन बॉक्स के अंदर, वहां पर भी क्या किया था हम लोगों ने, वेरिएबल को सेपरेट किया था। यहां पर भी क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। लेकिन अगर मैं अपनी इक्वेशन को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वेरिएबल सेपरेट करने के अंदर मुझे काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जैसे ही आप अपनी इक्वेशन के अंदर यहां पर इस इक्वेशन को क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 को आप क्या करोगे, r स्क्वायर से जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे ही आप लोग यहां पर क्या लगाओगे, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो इस r स्क्वायर से आपका ये वाला r स्क्वायर कट जाएगा, राइट। उसके बाद यहां पर क्या है, ये वाला r स्क्वायर भी आपका यहां पर कट जाएगा, उसके बाद ये वाला r स्क्वायर भी आपका यहां से कट जाएगा, उसके बाद यहां पर क्या करना पड़ेगा, साथ में r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी जिसको मैंने यहां पर एज इट इज लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ और सिर्फ r स्क्वायर से मैंने यहां पर इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये आपके पास क्या था, लाप्लासियन ऑपरेटर था, आपके पास क्या है, साई r थीटा है, ये आपके पास क्या है, सेकंड वाली टर्म है, ये आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। r स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई किया था, r स्क्वायर आपने यहां पर लगा दिया और यहां से आपने नीचे से r स्क्वायर काट दिया, यहां पर से भी r स्क्वायर काट दिया और यहां से भी आपने क्या किया है, r स्क्वायर को काट दिया है। तो आपके पास इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो गई है। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को सेपरेट करना है, आराम से कर पाओगे। r वाले पार्ट को एक साइड ले आइए, थीटा और फाई वाले पार्ट को एक साथ ले जा सकते हो। कैसे करेंगे, उससे पहले आप लोग क्या कर सकते हो, जो आपके पास यहां पर एक फंक्शन है साई ऑफ r थीटा फाई, आपको पता है कि जो वेव फंक्शन होते हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होते हैं। अगर वो मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होते हैं तो आप लोग साई ऑफ r थीटा फाई को लिख सकते हो साई ऑफ r, साई ऑफ थीटा, साई ऑफ फाई। जैसे कि आप लोगों ने लिखा था साई ऑफ x y z को साई ऑफ x इंटू में साई ऑफ y इंटू में साई ऑफ z, सेम उसी तरीके से आप यहां पर भी साई ऑफ r थीटा फाई को लिख सकते हो साई r इंटू में साई थीटा इंटू में साई फाई। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने अपने फंक्शन को इस तरीके से अलग से लिख दिया और उसके बाद मैंने क्या किया है, आपने सबसे पहले लिखा है साई ऑफ r थीटा फाई को साई ऑफ r इंटू में साई थीटा और साई फाई। अब क्या करेंगे, थीटा और फाई वाले पार्ट को एक साथ पढ़ेंगे, आर वाले पार्ट को हम लोग क्या करने वाले हैं, एक साथ पढ़ने वाले हैं। ऐसा क्यों, अगर आप लोग इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आर वाला पार्ट तो आपके पास ये पूरा अलग से निकल कर आ गया है, राइट। आर वाले पार्ट को आप लोग आराम से अलग से लिख सकते हो, लेकिन थीटा को और फाई को यहां से आप लोग आराम से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर सेपरेट नहीं कर सकते तो इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, हम लोग अलग से पढ़ेंगे और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या करने वाले हैं, अलग से पढ़ने वाले हैं। आर वाले को अलग से पढ़ेंगे और थीटा और फाई वाले को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। आर वाले पार्ट को मैं क्या बोलता हूं, रेडियल पार्ट बोलता हूं, जिसे मैं किस डिनोट करूंगा, आर से डिनोट करूंगा। साई थीटा इंटू साई फाई को मैं क्या बोलता हूं, एंगुलर पार्ट बोलता हूं, जिसे मैं क्या डिनोट करूंगा, वाई ऑफ थीटा फाई से डिनोट करूंगा। दोनों ही पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेडियल पार्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं और एंगुलर पार्ट से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगा, क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल ही आसान यहां पर आने वाला है। अपने साई आर थीटा की वैल्यू को मैंने यहां पर पुट कर दिया, आर इंटू में आर और वाई ऑफ थीटा फाई, यहां पर भी क्या कर दिया, आर इंटू में आर और वाई ऑफ थीटा फाई। उसके बाद मैंने क्या किया है, आर वाले पार्ट को अलग से कर लो और थीटा वाले पार्ट को आप लोग क्या कर लो, अलग से लिख सकते हो। तो यहां पर आपके पास सारा के सारा क्या है, आर है, यहां पर क्या आपके पास आर आर है। उसके बाद यहां पर आपके पास क्या किया आप लोगों ने, आर वाले पार्ट को अलग से लिख दिया है। उसके बाद यहां पर पास क्या था, थीटा और फाई वाला पार्ट था, थीटा और फाई वाले पार्ट को आप लोगों ने क्या कर दिया है, अलग से लिख दिया है। अब इस पूरे ऑपरेटर के अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ थीटा और फाई ही वेरिएबल है तो आपके पास यहां पर जो रेडियल पार्ट होगा इसके अंदर जो भी आपके पास टर्म होंगी आर की, वो उसको सबको आपको क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा, जैसा कि सेम आपने किया था पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल के अंदर। तो अगर इस ऑपरेटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ थीटा और फाई ही वेरिएबल हैं तो जो आपके पास ये आर आर है ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा और इस आर आर को आप लोग यहां से बाहर निकाल सकते हो। सेम उसी तरीके से जो आपके पास यहां पर स्टार्टिंग वाला पार्ट है, इसके अंदर आपके पास ऑपरेटर के अंदर वेरिएबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ आर ही वेरिएबल है। इसका मतलब वाई ऑफ थीटा फाई आपके पास यहां पर क्या करेगा, एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा। इसको आप लोग यहां से बाहर निकाल सकते हो और इस वाले पार्ट के अंदर सब क्या कर सकते हो,
आर आर को बाहर निकाल सकते हो। जिसके अंदर आपका ऑपरेटर होगा वही आपके पास क्या होता है, वेरिएबल होता है। अगर आप लोग निकालना चाहते हो डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स और आपके पास कोई इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो अगर आप लोग यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इस पूरे फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स से क्या मानते हो आप लोग, इसे वेरिएबल मानते हो, वाई स्क्वायर आप लोग क्या मान के चलोगे, कांस्टेंट मानकर चलोगे। सेम वही चीज हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं, राइट। अगर आपके पास आर है ऑपरेटर के अंदर तो आर वाला पार्ट क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, इसको यहीं पर रखो, ऑपरेटर के आगे ही रखो, और जो आपके पास कांस्टेंट इसको क्या कर लो आप लोग ऑपरेटर से बाहर निकाल कर ले आओ। तो यहां से आप लोगों ने इसको बाहर निकाल दिया, यहां से आप लोगों ने इसको बाहर निकाल दिया। अब अगर आप लोग यहां पर अपनी ऊपर वाली इक्वेशन को आर आर और वाई थीटा फाई से डिवाइड कर दोगे, सेम चीज हम लोगों ने की थी पार्टिकल इन 2D बॉक्स के अंदर भी, साई एक्स इंटू में साई वाई से डिवाइड मैंने वहां पर भी किया था। यहां पर डिवाइड किससे कर रहा हूं मैं, आर आर और वाई थीटा फाई से डिवाइड कर रहा हूं। जैसे ही आप लोग डिवाइड करोगे आपके वेरिएबल्स जो है वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे। इस वाले पार्ट के अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका आर वाला पोर्शन बच जाएगा, और यहां पर पास क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ थीटा फाई वाला पोर्शन बच जाएगा। अगर आप लोग यहां पर इस ऊपर वाली इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास एंगुलर पार्ट भी है और यहां पर आपके पास आर वाला पार्ट भी है और यहां पर क्या है, आर वाला पार्ट भी है। लेकिन अगर नीचे वाली इक्वेशन को ध्यान से देखोगे यहां पर क्या है, आर आर है, यहां पर क्या है, आर आर है, अंदर भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ आर है। यानी कि आपका जो आर वाला पार्ट है वो कंप्लीटली सेपरेट हो गया है। सेम उसी तरीके से यहां पर आपके पास क्या होगा, थीटा फाई है और अंदर के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ थीटा और फाई है। तो थीटा फाई वाला पार्ट भी आपके पास सेपरेट हो गया है, आर वाला पार्ट भी आपके पास क्या हो गया है, सेपरेट हो गया है। अब जैसे कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस का सी। अगर आपको पूछना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है तो आप लोग डायरेक्टली लिखते हो एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस का बी प्लस माइनस सी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। आपने कभी ये नहीं पूछा कि आखिर ये फॉर्मूला आपके पास जनरेट कैसे हुआ, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग इसे क्या बोलते हो, पॉलिनोमियल बोलते हो, और इस पॉलिनोमियल का डायरेक्ट सॉल्यूशन का जो भी फॉर्मूला होता है आप उसे डायरेक्टली यूज करने लग जाते हो। फॉर्मूला काफी इजी था, इक्वेशन काफी कॉमन थी, इसीलिए आप लोग इसे क्या करते हो, क्लास 11-12 से अंदर आप लोग पढ़ने लग जाते हो। लेकिन यहां पर आपके पास जो है इक्वेशन बन गई है एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बड़ा क्या बन गया है, ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको मैथमेटिक्स के पास जाना ही पड़ेगा। अब मैथ का वर्ड सुनते ही बायो वाले बच्चे बिल्कुल भी मत डरना, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स वाला पार्ट पढ़ना नहीं है, आपको डेरिवेशन भी आपको एज इट इज याद भी नहीं करना है। मैं बस बता रहा हूं कि आपको कैसे चीजों को डिराइव करना है ताकि आपको ये समझ में आए कि जो आपने फंक्शन निकाला है रेडियल वाला पार्ट वाला वो कैसे निकाला है। क्योंकि पेपर के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि रेडियल वाले पार्ट को आप लोग कैसे सेपरेट करते हो, कौन सा पॉलिनोमियल यूज करते हो कि आपका जो रेडियल वाला पार्ट है उसको आप लोग क्या कर लो, सोल्व कर लो। तो रेडियल वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए आपके पास मैथ्स के अंदर क्या होता है, लेगुरे पॉलिनोमियल होता है, और आपके पास जो यहां पर एंगुलर वाला पार्ट है उसको सोल्व करते हो आप लोग इसकी हेल्प से, लेजेंडरे पॉलिनोमियल की हेल्प से सोल्व करते हो। लेजेंडरे की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जब मैंने आपको पढ़ाया था थर्मोडायनामिक्स, वहां पर जब आपके पास पोटेंशियल का डेवलपमेंट हो रहा था तो वहां पर भी आपने किसका यूज किया था, लेजेंडरे ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज किया था। ये वही लेजेंडरे है, इसका मैथ्स के अंदर एक और यूज है। इसने आपके पास क्या दी थी, पॉलिनोमियल दी थी, जिसका यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, इस एंगुलर वाले पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। अब आपको ये लेगुरे पॉलिनोमियल क्या होता है, लेजेंडरे पॉलिनोमियल क्या होता है, इनके बारे में डिटेल के अंदर नहीं जानना है। क्वेश्चन सिर्फ इतना आया था कि आपके पास जो रेडियल वाला पार्ट है इसको सेपरेट करने के लिए आप लोग कौन से पॉलिनोमियल का यूज करते हो। तो लेगुरे वहां पर उसका जो था वो करेक्ट आंसर था, और 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है डेरिवेशन से भी। जिसने डेरिवेशन नहीं पढ़ा होगा वो इसका नाम आपको नहीं बताएगा और आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व भी आराम से नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर नाम ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के आईएएस के पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था 60 मार्क्स का, वहां पर हाइड्रोजन एटम का जो वेव फंक्शन है वैलेंस ऑर्बिटल का, उसको अच्छे से प्रूव करना था, और प्रूव करते वक्त जो यहां पर लेगुरे पॉलिनोमियल का मैं यूज करूंगा उसको भी वहां पर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना था। फिजिक्स के अंदर आप लोग थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स भी पढ़ते तो वहां पर आपको लेगुरे पॉलिनोमियल को अच्छे से एक्सपेंड कर अपने आंसर तक पहुंचना था। लेकिन हम यहां पर बिल्कुल अच्छे से डिटेल के अंदर नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन का यूज करेंगे कि आखिर लेगुरे पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन क्या होता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन 2 मैं किसको बोल रहा हूं, जो आपके पास यहां पर एंड में इक्वेशन आई थी, इस इक्वेशन को मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूं। आपने क्या किया, इस इक्वेशन को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट के अंदर क्या है, आर है, जिसको मैं सोल्व करने वाला हूं लेगुरे पॉलिनोमियल की हेल्प से, और यहां पर पास क्या है, लेजेंडरे पॉलिनोमियल की हेल्प से मैं क्या करूंगा, अपने एंगुलर पार्ट वाले को सोल्व करूंगा। इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर
2 बोल दिया, फर्स्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन नंबर 2 मे बी सॉल्व बाय कन्वर्टिंग इट इनटू लेगोरे पॉलिनोमियल, दैट इज पॉसिबल व्हेन वी इक्वेट द फर्स्ट पार्ट टू L इनटू में L+1। यानी कि आपको जो पहले वाला पार्ट है आपको इसको इक्वेट करना पड़ेगा, इसको आपको इक्वेट करना पड़ेगा L इनटू में L+1 के बराबर। अगर आप लोग इसको इक्वेट कर रहे हो L इनटू में L+1 के बराबर तो ऑटोमेटिकली आपका जो ये वाला पार्ट है ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ L इनटू में L+1 बन जाएगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए आपके पास, 0 के बराबर होना चाहिए। ये आपको कौन बता रहा है, श्रोडिंगर इक्वेशन बता रहे हैं। तो लेगोरे पॉलिनोमियल ने क्या किया, इसको इक्वेट किया L इनटू में L+1 से, वहां से क्या निकाला, सॉल्यूशन निकाला। अब सॉल्यूशन कैसे निकाला वो पूरा प्रोसेस बहुत लंबा है, उसको पढ़ने के लिए मैथ्स भी आपको नहीं चाहिए, तो वो नहीं आती है मैथ्स, कोई बात नहीं, उस पोर्शन को नहीं पढ़ेंगे, सीधा वहां से अपने सॉल्यूशन को यहां पर मैंने लिखा हुआ है। द सॉल्यूशन कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू लेगोरे पॉलिनोमियल इज RNL is directly proportional to rho की पावर L e raised to the power minus rho by 2 लेगोरे यानी कि L इंटू में N प्लस L, ऊपर क्या है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2L+1। यहाँ पर जो रो मैं यूज कर रहा हूँ ये आपका बराबर होता है 2ZR अपॉन में NA0। और उसके बाद जो यहाँ पर आपके पास ये लेगोरे पॉलिनोमियल है इसे आप लोग क्या बोलते हो, एसोसिएटेड लेगोरे बोलते हो, जिसके अंदर से आपको ये 3 वैल्यूज और याद करनी है। तो बहुत बड़े बड़े आपके पास एक्सप्रेशन आ गए, तो इनको याद कैसे करें, याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग ये लेक्चर पूरा देखने वाले हो, नेक्स्ट लेक्चर पूरा देखने वाले हो, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको आराम से याद हो जाएंगे। अगर आप लोग लेक्चर को फॉलो करते रहोगे तो मैं बार बार इनको इतनी बार बोलूंगा कि आपको वैसे भी याद हो जाने हैं। और जितनी भी बातें हम लोगों ने अभी आज की इस क्लास के अंदर पढ़ी है वो सब भूल जाओ, आपको सिर्फ ये 3-4 चीजें याद करनी जो मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। सबसे पहले आपको इस चीज को याद करना है कि जो आपका रेडियल पार्ट है उसके अंदर N आएगा और L आएगा। ये आपके पास क्या होते हैं, आपके पास क्वांटम नंबर्स होते हैं, जिनको आप लोग कहां पढ़ते हो, क्लास 10 से पढ़ते हो, N को पढ़ते हो, L को पढ़ते हो, M को पढ़ते हो, ये सब चीजें आप लोग करते हो। लेकिन कैसी चीजें प्रूफ हुई है उनको आप लोग यहां पढ़ते हो, MSc के अंदर आके पढ़ते हो। तो जो आपके पास रेडियल पार्ट है वो आपका डिपेंड होता है आपके ऑर्बिटल की N की वैल्यू के ऊपर और L की वैल्यू के ऊपर। डिपेंड कैसे होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो रेज टू द पावर L e रेज टू द पावर माइनस रो बाय 2 इनटू में लेगोरे ऑफ N प्लस L इनटू में 2L+1। तो यहां पर आपके पास कुछ 3 टर्म निकल कर आ गई है। पहले निकल करके आ गई आपके पास रो की पावर L निकल कर आ गई है, फिर आ गया e रेज टू द पावर माइनस रो बाय 2, और यहां पर पास क्या आ गया है, एसोसिएटेड लेगोरे आ गया है। तीनों का अपना अपना काम होता है, इसका अपना एक काम है, इसका अपना एक काम है, इसका अपना एक काम है। तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा हाइड्रोजन एटम का तो वो आपको एक इक्वेशन देके रखेगा कि इसका जो रेडियल पार्ट है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर नोड कितने हैं तो आप लोग यूज करते हो लेगोरे का। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि इसकी L वैल्यू कितनी है तो आप लोग यूज करते हो अपने पहले वाले पार्ट का। तो तीनों ही वेरिएबल का जो है वो अपना अपना फंक्शन है, क्या फंक्शन होता है वो सभी चीजें आप लोग सीख जाओगे लेक्चर्स के अंदर, आप लोग बने रहिए। सबसे पहले आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी है, आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए कि आखिर इक्वेशन आपसे क्या कह रही है। उसके बाद जो आपका रो होता है वो क्या होता है, 2ZR अपॉन में NA0 होता है। अगर आप लोग यहां पर रो की वैल्यू को पुट करोगे तो आपका जो RNL है वो क्या बन जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2ZR अपॉन में NA0 की पावर L e रेज टू द पावर माइनस ZR अपॉन में NA0 इनटू में L ऑफ N+1, ऊपर क्या आएगा 2L+1। आप लोग इस फॉर्म के अंदर याद कर सकते हो या फिर इन दोनों को याद कर सकते हो, दोनों बात क्या है, सेम ही है, किसी को भी आप लोग याद कर लो। उसके बाद जो आपके पास यहां पर ये आता है एसोसिएटेड लेगोरे, इसकी कुछ वैल्यूज को भी आपको याद करना पड़ेगा। देखिए इसकी वैल्यू क्या है, L आपके पास है, नीचे आपके पास क्या है, यहाँ पर N प्लस L है, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 2L प्लस में 1 आएगा। अगर मैं बात करता हूँ 1s ऑर्बिटल की तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, N आपके पास क्या होना है 1 हो गया और L आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वैल्यूज को पुट कर दो, L की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा 2 इंटू में 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा पास, ये ऊपर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1, नीचे क्या आ जाएगा N क्या है यहाँ पर 1 है, L क्या है 0 है, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, यानी कि आपके पास बन गया L11। तो L11 की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कितनी होती है वो याद नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर आपके पास यहाँ पर बन जाता है L21, ये 2 कब बनेगा, जब N की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, L की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी, यानी कि ऑर्बिटल कैसा होगा आपके पास 1p ऑर्बिटल हो गया। लेकिन 1p आपके पास कोई भी चीज होती नहीं है, यानी कि 2 बनने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके पास, N की वैल्यू क्या हो जाए 2 हो जाए और L की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, यानी कि आपका 2s का ऑर्बिटल हो जाए। अगर 2s का ऑर्बिटल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा L21 बन जाएगा। और उस केस के अंदर जो आपका ये होता है एसोसिएटेड लेगोरे, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 माइनस का रो होती है, और रो आपका यही है 2ZR अपॉन में NA0। N क्या बता रहा है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, Z क्या है आपका जो न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर। अगर हाइड्रोजन लेकर चल रहे हो तो Z क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, हीलियम प्लस लेकर चलो तो Z क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। A आपको पता है क्या होता है, बोर रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो वो सब चीजें आप लोगों को यहाँ पर पता है। रो की वैल्यू क्या होती है, साथ साथ भी आप लोग जो आपके पास L33 है आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
होगा। तो इस पोर्शन से आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 3-4 फॉर्मूले याद करने जो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। आपको अपने रेडियल फंक्शन का फॉर्मेट पता होना चाहिए कि आप लोग इसे इस तरीके से कैसे लिख सकते हो, इस फॉर्म में याद कर लो या फिर आप लोग उसे इस फॉर्म में याद कर लो। और आपको कुछ एसोसिएटेड लोगेरिथम की वैल्यू भी पता होनी चाहिए कि आपकी वैल्यू क्या क्या होती है। L11 कांस्टेंट होता है, L21 2 माइनस का रो होता है, L33 कांस्टेंट होता है और 2 माइनस रो के अंदर आपका रो है, ये आपका बराबर होगा 2ZR अपॉन में NA0 के। अब जैसे कि कोई आपसे पूछ लेता है कि आपके हाइड्रोजन एटम के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका 1s ऑर्बिटल है, इसके रेडियल पार्ट की वैल्यू क्या होगी, इसके रेडियल पार्ट का वेव फंक्शन किसके बराबर होगा, तो उसके अंदर आपको जरूरत पड़ने वाली है लैगुरे पॉलिनोमियल की। उसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर लिखी हुई है RNL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2ZR अपॉन में NA0 की पावर L e रेज़ टू द पावर माइनस ZR अपॉन में NA0 L। नीचे क्या आएगा, n प्लस L आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2L प्लस का 1 आएगा। यहाँ पर नीचे क्या आता है n प्लस L आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2L प्लस में 1 आएगा। अगर वो बात करता है 1s ऑर्बिटल की तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, L की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी। इसके मतलब नीचे क्या बन जाएगा n प्लस L बन जाएगा, ऊपर क्या है 2L प्लस का 1 कर जाएगा। L की वैल्यू को 0 पट करो, ऊपर क्या बन जाएगा ऊपर 1 बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा n प्लस L यानी कि 1 प्लस 0 क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। यहाँ पर आपके पास L12 नहीं बनेगा, आपके पास क्या बनेगा L11 बनेगा, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है कांस्टेंट होती है। सिर्फ और सिर्फ आपको कांस्टेंट ही याद करना है। उसके बाद अगर आप लोग बात करोगे 2s ऑर्बिटल की तो इसकी n की वैल्यू क्या है 2 है, L की वैल्यू क्या है 0 है, क्या बन जाएगा L इंटू में ऊपर क्या है 2L प्लस 1, L की वैल्यू क्या है 0 तो ऊपर क्या रहेगा आपके पास 1 ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा n प्लस L, n आपके पास क्या है 2 है, L क्या है 0 है, तो ये क्या बन जाएगा L21 बन जाएगा। यहाँ भी मैंने क्या लिखा हुआ है L31 लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है गलत है और ये आपके पास ये जो है ये हमने ठीक लिखा हुआ है, राइट। तो ये क्या बन जाएगा L21 बन जाएगा, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है 2 माइनस के रो के बराबर होती है। रो आपके पास क्या होता है 2ZR अपॉन में NA0 होता है। बस यही चीजें आपको यहाँ पर याद करनी है। अगर आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन एटम में कोरस्पॉन्डिंग जो आपका 2p ऑर्बिटल है, इसका रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एसोसिएटेड लोगेरे की। क्या जरूरत पड़ेगी L ऊपर क्या लिखोगे 2L प्लस का 1, नीचे क्या लिखोगे n प्लस का L। यहाँ पर p की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर n क्या है 2 है, p आपके पास क्या है यानी कि L आपके पास क्या है यहाँ पर 1 है। वैल्यू को पुट कर दो, ऊपर करोगे 1 पुट तो क्या बन जाएगा 2 इंटू में 1 प्लस 1 क्या हो गया आपके पास L की पावर 3 हो जाएगा। नीचे क्या है n प्लस L यानी कि 2 प्लस 1 क्या बन जाएगा पास यहाँ पर ये 3 बन जाएगा। तो आपके पास बन गया L33। इसकी वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट के बराबर होती है। कितनी होती है वो आपको याद नहीं करना। तो सबसे पहले तो आप लोग एसोसिएटेड लोगेरे को निकालना सीखो। कैसे आप लोग निकाल सकते हो अपने ऑर्बिटल के डेजिग्नेशन से। 1s के लिए कैसे निकालते हो, 2s के लिए कैसे निकालते हो, 2p के लिए कैसे निकालते हो, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा, मैंने आपको लिखा हुआ है लोगेरे सिर्फ और सिर्फ 3 ही यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। 1s के लिए लिखा हुआ है, 2s के लिए लिखा हुआ है और आपके पास 2p के लिए लिखा हुआ है। आपके पास यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा L12 और ये कितना निकल कर आएगा आपके पास L11 निकल कर आएगा। ये शायद मैंने यहाँ पर गलती से गलत लिख दिया, राइट। तो उसके बाद आपके पास अगर लोगेरे निकल गया तो वहां से आप लोग अपने रेडियल वेव फंक्शन को निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 ही वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई 3D ऑर्बिटल के लिए आपको रेडियल वेव फंक्शन लिखना है तो उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ने वाली है, आपको जरूरत पड़ेगी एसोसिएटेड लोगेरे के ऊपर क्या लिखते हो 2L प्लस का 1 लिखते हो, नीचे क्या लिखोगे n प्लस का L लिखोगे। यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 3 है, L आपके पास क्या रहेगा d के लिए 2 के बराबर हो जाएगा। तो जैसे ही L को 2 प्लस क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा आपके पास 5, नीचे क्या बन जाएगा 3 प्लस 2 यानी कि क्या बन जाएगा ये L55 बन जाएगा। तो L55 बेसिकली कांस्टेंट के बराबर ही होता है, लेकिन वो आपको याद नहीं करना क्योंकि 3D आपसे पूछेगा ही नहीं। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर उसने आपसे पूछ लिया 3p के बारे के अंदर तो जैसे ही वो आपको 3p के बारे में पूछेगा तो आपका n क्या है 3 के बराबर है, L क्या है 1 के बराबर है, आपके पास क्या बन जाएगा 2L प्लस 1 से ऊपर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा और आपको जरूरत पड़ जाएगी L43 की वैल्यू की, जो कि कांस्टेंट नहीं होती, उसकी कोई ना कोई वैल्यू आती है। कितनी वैल्यू आती है उसको निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आखिर एसोसिएटेड लोगेरे को आप लोग किस फॉर्मूले से निकालते हो। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा सारा, ये फॉर्मूला बिल्कुल भी याद नहीं करना है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पर ऑर्बिटल्स बढ़ते जाते हैं ऐसे वैसे आपका एसोसिएटेड लोगेरे की वैल्यू भी क्या होती रहती है, कॉम्प्लेक्स होती रहती है। कैसे निकालते हो उसके लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो आपका n प्लस L ऊपर क्या होता है 2L प्लस 1 होता है, इसको आप लोग निकालते हो d बाय डी ऑफ रो की पावर क्या होती है 2L प्लस 1, ऊपर क्या होगा आपके पास 2L प्लस 1 होगा, यहाँ पर क्या होता है L ऑफ n प्लस L होता है। इस L प्लस n को आप लोग कैसे निकालते हो, e रेज टू दी पावर रो d बाय डी रो के ऊपर पावर क्या है n प्लस L है, यहाँ पर क्या आएगा n प्लस L आएगा, रो के ऊपर पावर क्या आएगी n प्लस L इंटू में e रेज टू दी पावर माइनस का रो। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 3p ऑर्बिटल की, तो 3p के लिए n की वैल्यू क्या होती है 3 होती है, L की वैल्यू क्या होती है 1 होती है।
एन की और एल की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस टर्म को मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, सिर्फ ये वाली टर्म आपके पास क्या बन जाएगी, तो ये आपके पास बन जाएगी डी बाय डी रो ऑफ, क्या आपके पास यहाँ पर एन क्या है 3 है, एल क्या है 1, तो क्या है 3 + 1 क्या बन जाएगा 4, और यहाँ पर क्या बन जाएगा एन प्लस एल क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी 4 बन जाएगा। यानी कि 4 बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ एल एन प्लस एल को निकालने के लिए। उसके बाद जब उस वैल्यू को आप लोग यहाँ पर पुट करते हो तो एल की वैल्यू क्या 1 है, तो 2 × 1 + 1 क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा और 3 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद d3 में d रो ऑफ 3 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद 3 बार डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, 4 बार करना पड़ेगा यहाँ पर, यानी कि आपको टोटल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 7 बार, तब जाकर आपके एसोसिएटेड लोगेरे की वैल्यू निकल कर आएगी। तो इतना डिफरेंशिएशन अगर आपके पास पेपर के अंदर आ गया तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 3 लोगेरे को याद करेंगे, 1s वाले को निकालेंगे, 2s वाले को निकालेंगे और 2p वाले को निकालेंगे। तीनों ही ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को निकालेंगे, तीनों ऑर्बिटल के जो आपके पास रेडियल वेव फंक्शन होता है उनको निकालेंगे। वहां से करने वाले हैं, आपके पास फंक्शन आ जाएगा रेडियल पार्ट का, उससे ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में देखेंगे कि आपके पास नोड कितने होते हैं, कहां पर आपका जो ग्राफ मैक्सिमम होने वाला है, कहां पर मिनिमा होने वाला है, जैसा हमने किया था पार्टिकल इन 1D बॉक्स के अंदर। और जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे 1s के लिए, 2s के लिए और 2p के लिए, आप देखोगे कि जो आपके पास ये रेडियल फंक्शन निकल कर आ रहा था, इसके अपने कुछ फीचर्स होते हैं जिनको आपने याद कर लिया तो आप लोग डायरेक्टली अपने क्वेश्चन को कर पाओगे हाइड्रोजन एटम के कोरस्पॉन्डिंग। तो फीचर्स को पढ़ने के लिए आपको ये सब जानना बहुत जरूरी था कि कैसे आप लोग अपने फंक्शंस तक पहुंचते हो। जितनी भी बातें बताई उनमें से आपको कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी यहां पर आपको ये फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है, यहां से आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये आपके सिलेबस के अंदर भी नहीं है। आपको यहां से कुछ बातें याद रखनी जो मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां पर लिखी हुई है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका रेडियल वेव फंक्शन है वो किसके बराबर होता है और उसकी वैल्यू को आप लोग कैसे निकालते हो। साथ ही साथ एसोसिएटेड लोगेरे की आप लोग ये 3 वैल्यूज को याद कर लो। अगर आप लोगों ने डब्बा याद कर लिया तो आपका हाइड्रोजन एटम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है और इसको याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। 4-5 बार बोलोगे तो आपको ये सब चीजें आराम से याद भी हो जाएगी, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप लोग निकाल सकते हो रेडियल पार्ट ऑफ 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सिर्फ शो कर रहा हूं आज लेक्चर के अंदर कि कैसे आप लोग इसको निकालने वाले हो, कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। देख लेते हैं यहां पर तुम किस तरीके से अपने रेडियल पार्ट को लिखना शुरू करते हैं। ऑर्बिटल कैसा है, 1s का ऑर्बिटल है, किसका है, आपके पास हाइड्रोजन एटम का है। तो अगर हाइड्रोजन एटम है तो z क्या हो जाएगा, पास 1 के बराबर हो जाएगा। 1s का ऑर्बिटल तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो n की वैल्यू पता चल गई, l की वैल्यू पता चल गई, z की वैल्यू पता चल गई। आपके पास रेडियल पार्ट किसके प्रोपोर्शन होता है आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू को पुट कर दो, l की वैल्यू को पुट कर दो, जो भी बनता जाएगा उसको सॉल्व करते रहेंगे, आपके पास फंक्शन आराम से निकलकर आ जाएगा। तो रो की वैल्यू क्या होती है, 2zr/na0। मैंने क्या किया, रो की वैल्यू को पुट कर दिया, ऊपर क्या लगाया, l लगाया, नीचे क्या है e रेज़ टू द पावर, यहाँ पर रो की वैल्यू को पुट करूंगा तो इस 2 से जो है आपका नीचे वाला 2 कट जाएगा, तो क्या बच गया, माइनस का zr/na0 बच गया। आगे पास आपके पास क्या है, एसोसिएटेड लोगेरे है l n प्लस l, ऊपर क्या रहेगा आपके पास 2l प्लस का 1 रहेगा। तो n की, l की और z की वैल्यू को जैसे ही मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो आप लोग पुट कर दीजिए। z क्या है 1 के बराबर है, n क्या है 1 के बराबर है, z क्या है 1 के बराबर है, n क्या है 1 के बराबर है, आपके पास l क्या है 0 के बराबर है, n क्या है 1 के बराबर है, l क्या है 0 के बराबर है। सबकी वैल्यू को पुट करते जाओगे तो यहाँ पर तो पावर क्या बन गई 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपके पास 1 के बराबर हो जाएगी। तो मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। फिर क्या है, e रेज़ टू द पावर 1 से आप इसको भी निकाल दो, हटा दो, क्या बच गया आपके पास e रेज़ टू द पावर माइनस का r/a0, और यहाँ पर क्या बन जाएगा l11 बन जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, कांस्टेंट के बराबर होती है। तो मैंने क्या कर दिया, ये क्या बना आपके पास 1 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस r/a0, क्या बन जाएगा आपके पास कांस्टेंट बन जाएगा। अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी को हटाना तो क्या लगाते हो आप लोग, कांस्टेंट को लगाते हो। तो मैंने उसी कांस्टेंट को यहाँ पर लगा दिया है और ये जो कांस्टेंट बनेगा आपके पास l11, इस कांस्टेंट को मैंने इसके साथ क्या कर दिया, आपके पास एडजस्ट कर दिया। तो आपके पास फंक्शन आ गया RR10, यानी कि 1s ऑर्बिटल के लिए क्या बन जाएगा आपके पास n इंटू में e रेज़ टू द पावर माइनस r/a0। अब ये n क्या है, ये n आपके पास क्या बन जाएगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बन जाएगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हम लोग सीख चुके हैं कि आखिर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू को आप लोग कैसे निकालते हो। तो अब कुछ नहीं करना है, इसको नॉर्मलाइज करना है। जो फंक्शन आएगा उस फंक्शन के बेस के ऊपर ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ को स्टडी करेंगे आखिर वो ग्राफ आपको क्या क्या बता रहा है। सेम वो चीज करेंगे 2s के लिए, उसके बाद करेंगे 2p के लिए। 3 ग्राफ आपके पास आ जाएंगे, तीनों ग्राफ से हम लोग देखेंगे कि आखिर आपके पास ये जो रेडियल पार्ट की इक्वेशन
निकली है इसके फीचर क्या क्या होते हैं, और एक बार आपने इनके फीचर अलग से नोटबुक के अंदर लिख दिए, जो 4-5 फीचर मैं आपको बताने वाला हूं, तो उन 4-5 फीचर के ऊपर से ही क्वेश्चन आने वाला है, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ वो फीचर्स आपको याद करने हैं, उसके लिए वो ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं वो पता होना चाहिए, और क्वेश्चंस आपके पास यहां से आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगोरे का नाम एक बार पेपर में अंदर आ चुका है कि किस पॉलिनोमियल की हेल्प से आप लोग रेडियल पार्ट को सॉल्व करते हो। ऑप्शंस थे हर्माइट पॉलिनोमियल, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल या फिर लगोरे पॉलिनोमियल। क्योंकि हर्माइट को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं एसएचओ के केस के अंदर, उसको हम लोग पढ़ते भी हैं, उसको याद भी करते हैं, तो बच्चों ने ज़्यादा वहां पर क्या किया है, हर्माइट को ही टिक कर दिया। लेकिन हर्माइट से आप लोग क्या निकालते हो, अपने सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के फंक्शन को निकालते हो। अगर आपको निकालना है इलेक्ट्रॉनिक मोशन कोरस्पॉन्डिंग, तो वहां पर आप लोग क्या यूज करते हो, लगोरे को यूज करते हो स्पेसिफिकली फॉर रेडियल पार्ट। इस चीज को यहां से यहां ध्यान रखना है, इस इक्वेशन को आपके बारे में पता होना चाहिए। तो 1s का मैंने निकाल दिया है, इसको नॉर्मलाइज करके देखो, जो फंक्शन आता है आपका उसके बारे में हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो आप लोग इसका यूज कर 1s के लिए भी निकाल सकते हो, 2s के लिए भी निकाल सकते हो और 2p के लिए भी निकाल सकते हो। निकाल कर देखो, उसको नॉर्मलाइज कर अपने वेव फंक्शन को तैयार रखो। नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या बनाने वाले हैं, अपने ग्राफ बनाएंगे और फिर आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ फीचर्स जो आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपने यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ लेक्चर्स को शेयर करो ताकि सभी बच्चे अपनी तैयारी कर सकते हैं CSIR नेट JRF केमिकल साइंस के एग्जाम की। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप RJ अकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो या फिर पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। एनी सपोर्ट इज एप्रिशिएबल गाइज, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।